नमस्कार, उत्तराखंड खास खबर देखें। अब सब मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की आज शुरुआत भराड़ीसैंण में हो गई है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने सदन की वेल में जाकर हंगामा किया, जिसके चलते 15 मिनट के लिए स्पीकर को सदन को स्थगित करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक सरकार कई विधेयक पेश करेगी, जबकि विपक्ष हंगामा करने की मूड में नजर आ रहा है। आज मानसून सत्र की शुरुआत हुई उत्तराखंड के अंदर और लगातार वहां पर विपक्ष जो है वो हंगामा करता हुआ वहां पर नजर आया। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी तस्वीरें जो निकल के सामने आई थी कि प्रदर्शन लगातार वहां पर देखा जा रहा था, जहां पर कुछ ऐसे विधेयक हैं जो कि इस पटल पर रखे जाने हैं, जो कि पास होंगे उसके बाद, पर उन पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी था। पर उन सबके बीच में विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आया। आपको बताएं कि उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025, उत्तराखंड साक्षी संरक्षण निरसन विधेयक 2025, उत्तराखंड समान नागरिकता संशोधन विधेयक, लोकतंत्र सेनानियों की सुविधाएं बढ़ने से संबंधित विधेयक जो थे ये इस पटल पर रखे जाने हैं और उसके बाद इनको पास करना है। हालांकि ये 19 से 22 तक रहेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तराखंड से शिव नारायण हमारे साथ चुके हैं। बताइएगा किस तरह की आज कार्रवाई रही है। लगातार स्थगित स्थगित स्थगित, विपक्ष जो है वो चर्चा करने के मूड में नहीं है और वहीं पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी साफ तौर पर कहते हुए रहे हम चर्चा करने के लिए तैयार है, पर विपक्ष चर्चा करे तो सही, आखिर बातें कहां पे फंसती हैं। और लगातार हंगामा वहां देखने को मिला। जी बताना चाहूँगा जिस तरीके से आज जैसे ही सदन चला है तब से ही हंगामा का दौर देखने को मिला है। जैसे ही विपक्ष के जो विधायक हैं वो जैसे ही एंट्री मारी थी जब से ही वोट चोरी को लेकर के बाहर के गेट पर ही विरोध प्रदर्शन जारी कर दिया था। उसके बाद इन्होंने जैसे ही सदन में पहुंचे वहां पर जाकर भी हंगामा शुरू कर दिया और वेल में आ गए, फिर स्थगित कर दिया गया। उसके बाद में फिर इन्होंने हंगामा किया। उसके बाद में इन्होंने मेज जो माइक है टेबल है वो तोड़नी शुरू करी। विधानसभा अध्यक्ष वहां पर उनसे अपील करते रहे कि सरकारी संपत्ति को ना तोड़ें, ये सरकारी संपत्ति है, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद फिर स्थगित हुई और स्थगित तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम चर्चा करना चाहते हैं लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन विपक्ष भी अपने अडिग पे अड़ा हुआ कि जिस तरीके का माहौल प्रदेश में बना हुआ उसको लेकर के सरकार के चिताने का काम कर रही है। लेकिन आप देखिए 3 बजे तक स्थगित हुई, इसके बाद में क्या होता है, क्या क्या चर्चा पूर्ण रूप से चलती है या उसमें इसके बाद भी यहाँ पे वही हंगामा देखने को मिलेगा। जी शिव नारायण जी, किन मुख्य बातों पर जो है विपक्ष जो है वो वहां पर हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है? क्या चर्चा नहीं होने देना चाहिए, उनका मुख्य मुद्दा यही है? क्योंकि बहुत से विधेयक ऐसे हैं जो कि इस पटल पर रखे जाने हैं और उसके बाद उनका पास होना बहुत जरूरी है उत्तराखंड के आने वाले भविष्य के लिए। अब देखिए जो सबसे बड़ी जो है एक तो वोट चोरी है, दूसरा जो नैनीताल में प्रकरण हुआ उसको लेकर के हंगामा किया जा रहा है कि वहाँ के एसएसपी और डीएम को भी सस्पेंड किया जाए, उनकी मांगे हैं। तो जो वोट चोरी को लेकर राज्य आयुक्त है उसको सस्पेंड कराने की मांग की जा रही है। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आपदा को लेकर के बात करें तो आपदा को जिस तरह के देखने को मिल रहे हैं तो उसमें भी विपक्ष कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि अब काम दिखाई दे रहा है लेकिन काम धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो धराली वाली जो आपदा है उसको लेकर के भी विपक्ष काफी मुखर है और वो उसको जब तक पूरे संतुष्ट नहीं होते वो हंगामा करते नजर आ रहे हैं। शिव नारायण जी, जिस तरह से कांग्रेसियों ने वहां पर जो विधायक थे कांग्रेस के, उन्होंने कार्यसूची जो थी उसको फाड़ा और उसको उछाला सदन के अंदर, तो क्या ये गरिमा को चोट पहुंचाने वाली बात नहीं है सदन की? क्या इन चीजों से मसले हल होंगे? शुरू से सदन शुरू से ही जो बोला कि ये जो अमर्यादित ये आप काम कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने पेपरों को इधर उधर उछाला या बेल में आकर के हंगामा किया और उनको पेपरों के गोले बना करके विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर फेंका है, वो कहीं ना कहीं अमर्यादित लग रहा है। और विपक्ष बार बार इसको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष और दोनों मिलने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपस में कहीं संजन में नहीं बैठा, इस वजह से ये देखने को मिल रहा है। जी धन्यवाद पूरी जानकारी साझा करने। साफ तौर पर लगातार 3 बजे दोबारा से कार्रवाई शुरू होनी थी, पर लगातार स्थगन हो रहा है क्योंकि विपक्ष लगातार वहां पर हंगामा कर रहा है। बढ़ते हैं आगे।
उत्तराखंड के बहुचर्चित जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव और अपहरण प्रकरण को लेकर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर इस प्रकरण को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के स्वीकृत से देश में उत्तराखंड की छवि धूमिल हुई है। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में हुई धांधली को लेकर नैनीताल के डीएम एसपी को बर्खास्त करने की मांग की। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सरकार का कोई भी जवाब ना सुनने की धरना लेकर सदन में आता है। नैनीताल जिला पंचायत के चुनाव में जो कृत्य हुआ है, जो कुकृत्य हुआ है, उससे प्रदेश की छवि खराब हुई है, प्रदेश को शर्मसार किया है। और जो हमें आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक जा सकती है सरकार, वो देखने को मिला है। हमने कहा था कि शुरुआत से ही कह रहे थे कि सरकार सत्ता बल का दुरुपयोग करेगी, धन बल का इस्तेमाल करेगी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी, और वो सच साबित हुआ। नैनीताल की घटना झकझोरती है, ये प्रजातंत्र पर हमला है। जिस तरह से हमारे जिला पंचायत सदस्यों को 50-60 भाजपा के लोग दिन दहाड़े, जहाँ पर धारा 144 लगी हो, उन्हें छूट मिलती है, पुलिस मूक दर्शक बना रहता है, तमंचे की नोक पर, तलवार की नोक पर उन्हें वहाँ से मारते हुए, पीटते हुए, घसीटते हुए ले जाया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है। हमारे हल्द्वानी के विधायक सुमित्रा देश हों, या हमारे उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापरी जी हों, संजीव आर्य जी हों, इन पर हमला होता है, हमारे साथ धक्का मुक्की होती है। ये घटनाएं कभी इस प्रदेश में शांत प्रदेश में हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस मामले को 310 के अंतर्गत आज सदन में उठाएंगे, और यही नहीं, हम सड़कों पर लगातार इनके जो कुकृत्य है, जिस तरह की इनकी अराजकता पैदा की है, जिससे जो तानाशाही का रवैया अपनाया है, उसको जनता के सामने, जनता की अदालत में ले जाना चाहिए। सरकार हमेशा तैयार होती है, लगातार मंत्री है वो, चाहे हमारे संसदीय कार्य मंत्री हो, हम सबकी कोशिश यही रहती है कि जो विपक्ष के मुद्दे हैं उनका कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जवाब दिया जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष इस धारणा के साथ सदन में आती है कि कोई भी सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहती है, वो अपने मन की जो उनके दिल में जो जवाब है वो उसी को सुनना चाहेंगे। मैं सिर्फ माननीय अध्यक्ष जी से आज ये भी निवेदन करूंगा, और मैं हर बार ये देखता हूँ सदन में हो रहा है कि हम पे तो आरोप लगाया जाता है कि हम तैयारी के साथ नहीं आते, लेकिन जो झूठे तथ्य सरकार के सामने विपक्ष पेश करता है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत पिछले सदन में भी सरकार विपक्ष के माध्यम से बोला गया किसानों ने सुसाइड करी, जबकि पूरे उत्तराखंड में कोई एक सुसाइड का मामला सामने नहीं था। तो मेरा माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन रहेगा कि जो नियम हम पे लागू। उत्तराखंड के विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, जिस पर भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि ये बजट सत्र नहीं है, बल्कि ये नहीं अनुपूरक बजट है। अनुपूरक बजट में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत सामान्य प्रक्रिया है। 5000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट है। अब बजट सत्र होता है वह लंबा होता है, उसमें चर्चाएं होती हैं, और अनुपूरक बजट में विपक्ष के लोग भी ये सब जानते हैं, लेकिन विपक्ष को कुछ ना कुछ कहना है। ये बजट नहीं है, अनुपूरक बजट है। अनुपूरक बजट में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है। जो तो 5000 करोड़ का कुल अनुपूरक बजट है, कोई बहुत बड़ा मसला थोड़ा ना है। हाँ, बजट सत्र होता है, लंबा होता है, उसमें चर्चाएं होती है। अनुपूरक बजट में क्या, और विपक्ष के लोग भी ये सब जानते हैं, लेकिन कोई विपक्ष में उनको कुछ ना कुछ कहना है तो कहेंगे। नहीं, देखिए, विपक्ष तो हमेशा ही आक्रामक रहता है, विरोध करता है, लेकिन सत्र हमेशा बहुत बेहतरीन तरीके से सुव्यवस्थित चलता है। आज वही होने वाला है, और मानसून सत्र है। हम लोग आज गैरसैंण में हैं, और गैरसैंण से एक संदेश देने का हम प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड के हितों के लिए गैरसैंण में बैठकर बहुत। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को लेकर कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब भी भाजपा किसी मुद्दे पर फंसती है तो वह जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के विधेयक लेकर आती है। उन्होंने कहा कि इस समय भाजपा सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य कई मुद्दों में घिरी हुई है। इन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार इस विधेयक को लाई है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक विधेयक लेकर आई है, इस पर एक सिंपल मेरा रिएक्शन ये है
कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं फंसती है और किसी विषय पर वो उलझती है, तो वो चाहे महंगाई हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे उन पर खनन का विषय, अगर केंद्र में संसद में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो मौजूदा सांसद हरिद्वार हैं, वो अगर इस विषय को उठाते हैं तो उसको कवर अप करने के लिए इन्होंने मज़ार, मस्जिद, मदरसा जैसे शब्दों को प्रयोग करते हैं और उस पर अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। बेरोजगारी जब उत्तराखंड में बढ़ेगी और आंदोलन बढ़ते हैं, तब भी इसी विषय को उजागर करते हैं। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था के विषय सबके सामने आ रहे हैं। चुनाव में, पंचायत चुनाव में गोलियां चल रही हैं, छीना झपटी हो रही है वोटों की, उससे दिमाग डाइवर्ट करना है सरकार को। आपदा, इतनी बड़ी आपदा है प्रदेश में, और आपदा पर राशन नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पर सही सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, सरकार उचित सहायता नहीं दे पा रही है, उससे भी दिमाग भटकाना है सरकार को। तो एक सीधा सा इनके पास हथियार है, मस्जिद और मदरसा और मज़ार को लेकर ये आ जाते हैं। अगर मदरसा शिक्षा में सरकार को सुधार करना चाहती है तो एक बार करे। मदरसे बोर्ड को पिछले, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डिफंक्ट कर रखा है और कोई वो परमिशंस नहीं दे रहे हैं, परमिशंस रोक रखी हैं। और जब वो डिफंक्ट कर रखा है, अब उसको नया बनाएं, नया नाम दें, स्वरूप बदलें, उसकी ज़रूरत ही कहाँ पड़ती है। मानसून सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान उन्होंने विधानसभा सत्र के संचालन को लेकर चर्चा की। जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल की सेट आखिरकार बीजेपी के खाते में चली गई है। जिलाधिकारी ने बीजेपी जिला पंचायत नैनीताल प्रत्याशी दीपा धर्मवाल को विनर घोषित कर दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी की जीत के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसको सत्य की जीत बताया है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि उन्हें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास था और उन्होंने जल्दबाजी न करते हुए न्यायालय और जिलाधिकारी के निर्णय का इंतजार किया। जबकि कांग्रेस शुरू से ही हंगामे कर रही थी, उन्हें किसी पर भरोसा नहीं था, इसलिए ये सत्य की जीत है। आज नैनीताल में भी हमको विजय प्राप्त हुई है। हमने न्यायालय का सम्मान किया, हमने राज्य निर्वाचन आयोग का सम्मान किया, हमने डिसीजन का इंतजार किया। और जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस के लोगों द्वारा बनाया जा रहा था, मैं शुरू से इस बात को कहता था, कांग्रेस के लोग लोकतंत्र को प्रभावित करने का काम करते हैं। शांतिपूर्ण मतगणना हो जाए इसकी चिंता नहीं की, मतदान शांतिपूर्ण हो जाए इसकी चिंता नहीं की, केवल बवंडर मचाने का काम कांग्रेस द्वारा किया गया है। और आज ये जीत इस बात का संकेत है कि जीत सत्य की ही होती है। भारतीय जनता पार्टी ने आज 12 में से 11 स्थानों पर विजय प्राप्त किया। इस प्रचंड जीत के लिए मैं उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं। उत्तरकाशी जनपद के धौंतरी कोट से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां गांव में देव डोली फुलार महोत्सव के लिए पधारी हुई थी। पूरा गांव एकत्रित था। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच देवताओं की डोली नृत्य कर रही थी। इसी दौरान कुछ ग्रामीण और मासूम बच्चे छत पर चढ़े हुए थे। छत की रेलिंग पर ज़्यादा भार होने से कमज़ोर रेलिंग अचानक भरभराकर नीचे गिर पड़ी, जिससे सभी बच्चे नीचे गिर गए। इस हादसे में 6 से 7 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल उत्तरकाशी में भर्ती कराया। वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे ऋषिकेश हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। इस दुखद हादसे के बाद गांव का माहौल मातम में बदल गया है। उत्तराखंड प्रदेश में पहाड़ से मैदान तक आसमान में बादलों का डेरा डाला हुआ है और कहीं कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल रही है। राजधानी देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के बाद आसमान साफ हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व नैनीताल जनपदों में कहीं कहीं भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। शेष जिलों के लिए में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने व वर्षा के तीव्र दौर होने की आशंका है। देहरादून, मसूरी समेत आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे के भीतर 80 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा पहाड़ों में भी भारी बारिश से दुश्वारियां बढ़ गईं। जगह जगह भूस्खलन के कारण मार्गों पर आवाजाही प्रभावित हुई। मौसम विभाग के निदेशक चंद्र सिंह तोमर के अनुसार आने वाले दिनों में देहरादून सहित कई जनपदों में
आंशिक बादल छाए रहने से लेकर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की आशंका है। इसके बाद मंगलवार को प्रदेश में कहीं कहीं भारी वर्षा के दौर हो सकते हैं। अभी इस सप्ताह में जो है 18 से 24 का जो सप्ताह है उसमें जो है अनेक स्थानों पे हमने हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। इस ज़्यादातर जिलों में, कुछ स्थानों पे जो है अधिकांश जगह पे कुछ जिलों में हमारे को ये हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। जहाँ तक चेतावनी की बात आप कह रहे हैं वो हम कुछ जिलों में है और उसमें जो है तीव्र से अति तीव्र वर्षा की भी संभावना है। जैसे कि जो है भारी वर्षा का जो अनुमान है पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, हरिद्वार, देहरादून जिलों में है। नैनीताल में 18 तारीख को, फिर 19 तारीख को जो है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, नैनीताल में है। और ऐसे 20 तारीख को देहरादून, बागेश्वर, पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चंपावत और नैनीताल जिलों में जो है भारी वर्षा का अनुमान हम लगा रहे हैं। ये फिर 21-22 तारीख में भी देहरादून, बागेश्वर, पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चंपावत, नैनीताल में ये, और 22 तारीख को जो है ज़्यादातर जो पहाड़ी जनपद है हमारे ज़िले हैं और उधम सिंह नगर में, इन जिलों में इन जगहों पे हम भारी वर्षा का अनुमान लगा रहे हैं। और जैसे मैंने बताया तीव्र से अति तीव्र जो है वर्षा की संभावना ज़्यादातर जगह। दिल्ली में अक्षरधाम से शुरू होने वाले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के करीब 32 किलोमीटर पर वाहनों का संचालन जल्द शुरू हो सकता है। इससे दिल्ली वालों को जाम से राहत। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के 2 चरणों का काम पूरा हो चुका है। अक्षरधाम से शुरू होने वाला ये एक्सप्रेसवे बागपत के खेकड़ा तक बन चुका है। दिल्ली में ये एलिवेटेड है और इसके बाद ज़मीन पर बना हुआ है। करीब 32 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर काम पूरा हो चुका है और इसे अगस्त में खोला जा सकता है। वहीं इस विषय पर बात करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक पंकज कुमार मौर्य ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी लंबाई 210 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार इतना लंबा कॉरिडोर वन्य जीव के लिए बनकर तैयार किया गया है, जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर है। साथ ही इसमें जीव जंतु को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसको लेकर साउंड बैरियर्स और लाइट बैरियर्स का ध्यान भी रखा गया है। इसके अलावा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का सफ़र 3 घंटे का होगा और इसके अलावा 65% हिस्सा वनों का होगा। जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, इसकी कुल लंबाई लगभग 210 किलोमीटर है। ये दिल्ली में अक्षरधाम से प्रारंभ होगी और देहरादून में आसारोड़ी पे आके ख़त्म होगी। और इसके बनने के बाद जो आज के समय में लगभग 6 घंटे लगते हैं, लोग आराम से 2.5 से 3 घंटे में इसको सफ़र को पूरा कर सकेंगे। उसके बाद ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में जो अंतिम हिस्सा है लगभग 20 किलोमीटर का, जो कि गणेशपुर से देहरादून तक आता है, उसमें बहुत सारे वन्य जीव की भलाई के लिए फ्रेंडली मेजर्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है। जैसे कि पहली बार 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। देश में अभी पहली बार इतना लंबा कॉरिडोर बना है। तो अगर आप कॉरिडोर के राइट हैंड में देखेंगे तो राजा जी नेशनल पार्क है और लेफ्ट साइड में शिवालिक रिजर्व फॉरेस्ट है। तो आज की डेट में चूंकि सड़क इन दोनों फॉरेस्ट के बीच से जाती है, तो कई बार जानवरों को जब सड़क को पार करना होता है तो वो नहीं कर पाते हैं, असुविधा होती है और कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। इस एलिवेटेड कॉरिडोर के बनने के बाद जानवर नीचे से सुगमता से पार कर सकेंगे और जो गाड़ियां हैं वो ऊपर से निकल सकती हैं। उसके अलावा बहुत सारे और भी वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली मेजर्स रखे गए हैं, जैसे कि साउंड बैरियर्स लगाए गए हैं, लाइट बैरियर्स लगाए गए हैं। उसके अलावा प्लांटेशन का बहुत सारा कार्य कराया गया है। इको रेस्टोरेशन 40 हेक्टेयर में कराया गया है। उसके अलावा बहुत सारी जगहों पर रिचार्ज होल्स बनाए गए हैं ताकि जानवर जो जंगल में हैं या प्रोजेक्ट के नियर बाई एरियाज में हैं, उनको पीने का पानी उपलब्ध। हिमालय में सबसे ऊंचाई पर विराजमान तृतीय केदार के नाम से विश्वविख्यात तुंगनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। तुंगनाथ घाटी में मौसम सुहावना होते ही तुंगनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों की आवाजाही में भारी इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मंदिर समिति से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक तुंगनाथ धाम में 49,485 पुरुष, 42,183 महिलाएं, 9,677 नौनिहाल व 274 साधु सन्यासियों ने भगवान तुंगनाथ के दर्शन कर लिए हैं। वहीं 11 विदेशी सैलानी भी तुंगनाथ धाम पहुंचे हैं। अब तक कुल 1,01,530 तीर्थयात्रियों ने
यहां पूजा अर्चना व जलाभिषेक कर विश्व समृद्धि की कामना की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पारंपरिक वन ग्रामों और में आदिवासी जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दिए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य के प्रमुख वन संरक्षण के 1 हफ्ते के भीतर एक्शन प्लान पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 1 सप्ताह बाद की तिथि नियत की गई है। आपको बता दें कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि उत्तराखंड के पारंपरिक वन गांव व खतों में रह रहे लोगों को अपने मूलभूत अधिकारों की जानकारी नहीं है। विधिक सेवा प्राधिकरण ने याचिका दायर की थी कि जो उत्तराखंड में जितने भी पारंपरिक वन ग्रामों के निवासी हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, वन गुजर हैं और उसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में खत्तों में रहने वाले लोग हैं, तो उन लोगों के जो राइट्स हैं 2006 के फॉरेस्ट ड्वेलर्स को जो राइट दिए गए वन अधिकार अधिनियम में, उनके बारे में राज्य में बड़ी उदासीन स्थिति है। उन लोगों को न तो पट्टे दिए जा रहे हैं, न उस बारे में कोई प्रक्रिया चलाई जा रही है और कई बार वन विभाग द्वारा उनको अतिक्रमणकारी बताकर उनके आवासों को तोड़ा भी जा रहा है। तो इस विषय पर याचिका दायर हुई थी कि इस एक्ट का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन स्टेट में नहीं हो रहा है और उसके न होने से पारंपरिक वन क्षेत्रों के जो निवासी हैं, राज्य भर के वन ग्रामों में रहने वाले लोग हैं, उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। साथ ही उनको जो बेसिक फैसिलिटीज एक्ट कहता है, एजुकेशन की, हेल्थ की, वाटर और ये सब, इलेक्ट्रिसिटी, वो प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। उन सब में वो लोग अभी भी पुराने युग में रह रहे हैं। तो कोर्ट ने इस सब को कंसिडर करने के बाद जो प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं उनको कॉल अपॉन किया है और ये कहा है कि वो एक एक्शन प्लान प्रिपेयर करें और कोर्ट में पुटअप करें और ये बताएं कि ये लोग जब दुर्गम इलाकों में रहते हैं, वन क्षेत्रों में रहते हैं, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो वो जानकारी पहले प्रोवाइड कराई जाए ताकि वो लोग अपने क्लेम फाइल कर सके कि ताकि उनको वनवासी होने के पट्टे प्राप्त हो सके और उसके आधार पे वो उसमें जो सुविधाएं हैं वो उनको मिलें। तो क्योंकि अभी स्टेट में 2006 से अभी तक पिछले इतने वर्षों में इसके बारे में कोई कैंपेन नहीं चलाया गया है, दूरस्थ स्थानों में रहने वाले वन क्षेत्र के निवासियों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। इस कारण कोर्ट को हमने बताया कि वो अपने क्लेम फाइल नहीं कर पा रहे, जिस कारण उनको अभी भी अतिक्रमणकारी की दृष्टि से देखा जा रहा है। तो कोर्ट ने इसमें डायरेक्ट किया कि वो एक्शन प्लान प्रिपेयर करें और साथ ही ये बताएं कि कितने वनवासी इस स्टेट के अंदर हैं, चाहे वो शेड्यूल्ड ट्राइब में, वन ग्रामों के, टोंगिया गांवों के निवासी या वन गुजर हैं, और उसके बाद उनमें कैसे ये कैंपेन चलाया जाए कि उनके अधिकार क्या हैं, उसके बारे में वो क्लेम्स फाइल कर सकें, उन क्लेम्स को कंसिडर किया जाए। तो इस संबंध में मैकेनिज्म बनाकर एक पूरी व्यवस्था बना के कोर्ट के सामने। ज्योतिर्मठ क्षेत्र की दूरस्थ सन वैली में भारी बारिश के चलते विगत 12 अगस्त को हेलंग उर्गम कलगोट सड़क मार्ग जगह जगह बाधित हो गया था, जिस पर अभी तक वाहनों की आवाजाही सुचारू नहीं हो पाई है। सड़क बाधित होने से कलगोट गांव सहित अन्य गांव का सड़क और पैदल संपर्क टूटा हुआ है। जी नमस्कार, मैं सहदेव सिंह रावत, ग्राम प्रधान कलगोट। विगत 12 अगस्त की भारी बारिश के चलते उर्गम कलगोट मोटर मार्ग जगह जगह पर पूर्ण रूप से बाधित है। उछवा के कसबा नामक स्थान में पूरी तरह से सड़क वॉश आउट हो चुकी है, जिससे हमारे स्थानीय बच्चे विगत 4-5 दिनों से स्कूल नहीं गए हुए हैं और यहाँ तक कि खाद्यान्न सामग्री का संकट भी ग्रामवासियों पर मंडरा रहा है। और जबकि इस बारे में पहले भी कई बार टेलीफोन के माध्यम से विभाग। उत्तराखंड में ऑपरेशन काल नेमी का सबसे बड़ा असर उधम सिंह नगर में देखने को मिल रहा है। जिले भर में अब तक 150 से ज़्यादा ढोंगी, पीर, फकीरों और तांत्रिकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। इस कड़ी में बाजपुर पुलिस ने एक ऐसे शातिर तांत्रिक को गिरफ्तार किया है जिसने झाड़ फूंक और इलाज के नाम पर न सिर्फ लोगों को ठगा बल्कि युवतियों का शारीरिक और मानसिक शोषण भी किया। आरोपी का नाम महमूद है, लेकिन खुद को हिंदू बाबा बताकर वे लोगों को अपने जाल में फंसाता था। ऐसा ही मामला बाजपुर के दोराहा इलाके में सामने आया। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय द्वारा कुछ समय पूर्व ऑपरेशन काल नेमी प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत उधम सिंह नगर जनपद में 150 से अधिक ढोंगी, पीर, फकीरों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। इसी क्रम में कल बाजपुर थाना क्षेत्र में एक ढोंगी, पीर, फकीर महमूद को गिरफ्तार किया गया, जो भोले भाले लोगों को जादू टोने के भ्रम में फंसाकर उनका इलाज करने या धन दिलाने का लालच देता था और महिलाओं का शारीरिक व आर्थिक शोषण करता था। महमूद ने कई हिंदू नाम भी समय समय पर बदल कर रखे थे और स्वयं को काली का भक्त बताता था।
महमूद पर पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीकृत कर आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा सभी आम जन से अनुरोध है कि ऐसे किसी भी ढोंगी पीर फकीर के बहकावे में ना आए। और ये उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।